अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अफेयर लेक्चर सीरीज़ में हम प्री पार्टीशन से स्टार्ट ले रहे हैं और हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे होगा। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बेसिकली इंडियन स्ट्रगल था और ये स्ट्रगल था फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट। सब कॉन्टिनेंट यानी बर सग़ीर पे एक लंबे अरसे तक जो है मुस्लिम रूल रहा था, लेकिन फिर वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1600 एडी में और ये आई थी ट्रेड के ज़रिए से कि हम यहाँ पे तिजारत करना चाहते थे, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट को ट्रेड हब कहा जाता था। लेकिन फिर वो यहाँ तिजारत के ज़रिए से आए और फिर इन्होंने सब कॉन्टिनेंट के पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता से सब कॉन्टिनेंट के इम्पॉर्टेंट एरियाज़ को उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया और फिर कुछ ऐसी टायरेंट और ब्रूटल पॉलिसीज़ उन्होंने अप्लाई की जिसकी वजह से सब कॉन्टिनेंट के लोगों को अपना रिलीजन, अपना कल्चर जो है वो ख़तरे में पड़ता हुआ दिखाई दिया। लिहाजा वहाँ के जो सिविलियंस हैं वो अपने आर्मी के साथ मिले और ब्रिटिशर के अगेंस्ट उन्होंने ये वॉर स्टार्ट कर दी थी ताकि वो उनका रूल ख़त्म कर सके, और इस वॉर को हम द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 कहते हैं। कॉजेज़ पे हम बात करें तो इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस और मिलिट्री। पॉलिटिकल काजेज़ में सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। लॉर्ड डेलहॉइस उस वक्त सब कॉन्टिनेंट के गवर्नर जनरल थे। इन्होंने ये डॉक्ट्राइन इंट्रोड्यूस करवाया था और इस डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि जितने फ्यूडल लॉर्ड्स हैं उनकी डेथ के बाद अगर उनका कोई वारिस नहीं है तो उनकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाएगी। इस तरह से करते करते उन्होंने मुस्लिम के जो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ थे जहाँ पे मुसलमानों का रूल था वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गई थी। जैसे 1856 में ऊध हो गया, 1848 में मराठा और 1853 में उन्होंने नागपुर और झांसी जैसे इंपॉर्टेंट एरियाज़ को अपने कब्जे में ले लिया था। फिर रिसेंटमेंट ऑफ एग्रीव्ड पर्सन में क्या था कि नाना साहब जो थे वो सिखों के लिए बड़ी अजीम शख्सियत थे। लॉर्ड डेलहॉइस ने उनकी पेंशन रुकवा दी थी जब बाजीराव की डेथ हो गई थी। न सिर्फ ये बल्कि महाराजा जो थे दिलजीत सिंह, उनकी भी लेजिटिमेट राइट्स जो हैं वो ब्रिटिशर ने छीन लिए थे उनसे। इनेक्सेशन पॉलिसी की बात करें तो बैटल ऑफ प्लासी जो था वो बैटल है जो 23 जून 1757 को हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल और उनके फ्रेंच एलिस, बंगाल के नवाबों और उनके फ्रेंच एलिस के बीच में ये बैटल हुई थी, क्योंकि बंगाल के नवाब जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को शिकस्त देना चाहते थे और बंगाल से निकालना चाहते थे। लेकिन इस वॉर में ख़ुद नवाब जो थे उनको शिकस्त हो गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। इस तरह से न सिर्फ बंगाल पे उनका कब्ज़ा हो गया था बल्कि उसके बाद 1843 में उन्होंने सिंध पे भी अटैक किया और 1849 में पंजाब पे भी अटैक किया और इस तरह से वो एनेक्सेशन पॉलिसी के ज़रिए से इंपॉर्टेंट एरियाज़ को अपने कब्ज़े में लेते गए। फिर पब्लिक ग्रीवियंसेस की बात करें तो क्योंकि एक लंबे अरसे तक वहाँ पे मुस्लिम रूलर्स थे और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे इंडियंस होते थे, तो ब्रिटिशर ने यहाँ आते साथ ही गवर्नमेंट से इंडियंस को निकालना शुरू कर दिया और उनकी ड्यू राइट से उनको महरूम कर दिया। न सिर्फ ये बल्कि पूरी सब कॉन्टिनेंट की एडमिनिस्ट्रेशन को अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में ले लिया और फिर ऐसे एरोगेंट पॉलिसीज़ अप्लाई की कि उनका पब्लिक के साथ जो इन रूलर्स थे इनके डिफरेंसेस बढ़ते चले गए। फिर फेथ ऑफ मुग़ल डायनेस्टी की बात करें तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आते साथ ही सब कॉन्टिनेंट में जो मुस्लिम रूल था उसकी डिक्लाइन शुरू हो गई थी और जो आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह ज़फ़र, इनको लॉर्ड डेलहॉइस ने धमकी दी थी, इनकी बेइज्जती की थी और इनको ये कहा था कि ये जो महल है जिसमें ये रहते हैं वो उसको खाली कर दें और उनकी डेथ के बाद उनका कोई वारिस उनकी जगह नहीं ले सकेगा, बल्कि ये जो किंग का टाइटल है ये भी उनसे छीन लिया जाएगा। तो इसकी वजह से इंडियंस काफ़ी ज़्यादा एग्रीव्ड हो गए थे, हॉस्टाइल हो गए थे, क्योंकि उनके दिलों में अपने बादशाह के लिए काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर था। इसलिए जो डिज़ायर था उनका इंडिपेंडेंस के लिए वो बढ़ता चला गया। सोशल काजेज़ की बात करें तो ब्रिटिश और अंग्रेज़ों ने वहाँ इंडियन सोसाइटी में अपना वेस्टर्न कल्चर लेकर आए, वेस्टर्न लैंग्वेज वो इंग्लिश को प्रमोट करते थे, वेस्टर्न क्लोथ्स को प्रमोट करते थे। इस तरह से वो सोसाइटी को वेस्टर्नाइजेशन की तरफ लेकर जा रहे थे। फिर सप्रेशन ऑफ सती की बात करें तो ये इंडियन ट्रेडिशन में होता था कि अगर किसी का हस्बैंड मर जाता था तो उसकी बीवी को भी अपने हस्बैंड के साथ ज़िंदा जला दिया जाता था। इसको सती कहते हैं और ब्रिटिशर ने आते साथ ही इस ट्रेडिशन को ख़त्म करवा दिया था। न सिर्फ ये बल्कि लॉर्ड डेलहॉइस ने एक और लॉ जिसको विडो रीमैरिज लॉ कहा जाता है, इसके तहत उन्होंने कहा था कि जिन लोगों की जिन वाइफ्स के हस्बैंड की डेथ हो जाती है उनकी दोबारा से शादी करवा दी जाएगी। ये भी हिंदू ट्रेडिशन के अगेंस्ट था। फिर लॉ ऑफ कन्वर्टर्स की बात करें तो एक सोशल काज ये भी बनी थी कि इस लॉ के ज़रिए से उन्होंने कहा था कि जो भी हिंदू क्रिश्चियंस में रिलीजन को एक्सेप्ट करेंगे, क्रिश्चियनी की तरफ आएंगे तो उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाएगा।
और एक्सक्लूशन फ्रॉम द जॉब्स, क्योंकि गवर्नमेंट में इंडियंस होते थे और जो अच्छी पोस्ट थी वो इंडियंस के पास थी, तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उन जॉब से इंडियंस को निकालना शुरू कर दिया था, स्पेशली मुस्लिम्स को, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा मुसलमानों से खौफ महसूस होता था कि एक लंबे अरसे तक मुसलमानों का यहाँ राज रहा है, तो अगर ये अच्छी पोस्ट पे रहें तो हो सकता है कि वो दोबारा हम पर हावी हो जाए। लिहाजा तमाम अच्छी पोस्ट से इंडियंस को, स्पेशली मुस्लिम्स को निकाल दिया गया। अब हिंदू कास्ट सिस्टम की बात करें तो हमने पीछे जिक्र किया था कि उन्होंने हिंदुओं को कहा था कि अगर वो हमारा रिलीजन एक्सेप्ट करेंगे तो उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाएगा। इस वजह से जो लोअर हिंदूज़ थे, जो ऑलरेडी इकोनॉमिकली सोशली बहुत डिप्राइव्ड थे, वो जो है उनके लालच में आके क्रिश्चियन रिलीजन की तरफ जा रहे थे। फिर रिलीजियस काजेज़ की बात करें तो इसमें भी सबसे पहला जो काज है वो मिशनरी एक्टिविटीज़ ही हैं, यानी जो ब्रिटिशर के मिशनरीज़ थे उन्होंने ये प्लान शुरू कर दिया था कि वो सब कॉन्टिनेंट के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो क्रिश्चियन रिलीजन की तरफ लेकर आएंगे, और बदले में फिर वो उनको बहुत लालच देते थे। जैसे पीछे हमने बात की थी प्रॉपर्टी की, इसी तरह बाकी कंसेशन के हम आपको अच्छी पोस्ट देंगे, अच्छी जॉब देंगे, इस तरह से वो कन्वर्ट कर रहे थे। फिर स्कूलों में उन्होंने बाइबल की टीचिंग शुरू कर दी थी, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के ही रिलीजन के ख़िलाफ़ था। फिर फेथ ऑफ ऑर्फन्स में जो सब कॉन्टिनेंट के यतीम बच्चे थे, जो मुस्लिम्स थे या हिंदूज़ थे, वो उनको भी क्रिश्चियन बना रहे थे। फिर इकोनॉमिक काजेज़ की बात करें तो फेथ ऑफ लैंडलॉर्ड, जो सब कॉन्टिनेंट के नोबेलिटीज़ थी, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उनको ये कहा गया था कि आपकी डेथ के बाद जो है जितनी प्रॉपर्टी है, बल्कि उनकी ज़िंदगी में भी उनसे वो प्रॉपर्टी जो है वो सारी ले ली जाती थी, उस पर कब्ज़ा किया जाता था, उनकी दौलत पे कब्ज़ा किया जाता था, और उनके जो टाइटल्स हैं वो भी उनसे छीन लिए जाते थे। हैवी टैक्सेस में वो जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं उन पे इतने ज़्यादा टैक्स लगाते थे कि अगर वो टैक्स अदा करने के काबिल नहीं होते थे तो ऑटोमेटिकली वो सारा लैंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कब्ज़े में ले लेती थी, वो लैंड जिस पे वो हुकूमत करते थे। फिर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे जो वेल्दी फैमिलीज़ थी, जो लॉर्ड्स थे, उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती उनकी प्रॉपर्टीज़ हथिया ली गई थी। फिर एग्रेरियन पॉलिसी, क्योंकि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वो एग्रीकल्चर सोसाइटी थी, और वहाँ पे ज़्यादातर जो लोगों का ज़रिया माश था, उनकी अर्निंग थी, वो एग्रीकल्चर से करते थे। लेकिन फिर उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई कि लोग जो है एग्रीकल्चर के ज़रिए से अर्निंग उनकी ख़त्म होती गई और उनकी इकनॉमिक कंडीशन मज़ीद ख़राब होती गई। एक्सक्लूजन फ्रॉम द पोस्ट, अब सब कॉन्टिनेंट में वो लोग जो है किसी अच्छे पोस्ट पे होते थे और इस तरह से वो कमाई करते थे और इकोनॉमिकली वो ऊपर जा रहे थे, तो उन लोगों को उन पोस्ट से निकाल दिया गया था और उन पोस्ट को वहाँ पे अंग्रेज़ आने लगे थे, यानी ब्रिटिशर्स को वो पोस्ट दे दी जाती थी। इस तरह से वो उनसे जो वो सेंस ऑफ प्राइड है वो भी ले रहे थे, क्योंकि वो एक अच्छी पोस्ट से निकाल के उन्हें या तो क्लरिकल जॉब दे देते थे या फिर कम्प्लीटली उनको जॉब से निकाल देते थे। फिर हम मिलिट्री काजेज़ की बात करें तो सैलरीज जो थी ब्रिटिश आर्मी में, इंडियंस भी थे और हिंदूज़ भी थे, इंडियंस भी थे सॉरी, और ब्रिटिशर्स भी थे। अब जो ब्रिटिशर्स थे उनके सोल्जर की जो सैलरीज थी वो इंडियन सोल्जर की सैलरीज से बहुत ज़्यादा थी। फिर जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट की हम बात करें तो वॉर से एक साल पहले यानी 1856 में उन्होंने ये एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, और इस एक्ट के नतीजे में जो ब्रिटिश हैं वो इंडियन सोल्जर्स को, यानी हिंदू और मुसलमान सिपाहियों को किसी भी जगह भेज सकते हैं वॉर के लिए। न सिर्फ ये बल्कि उनको वो अपने ही लोगों के अगेंस्ट भी वॉर करने पर, उन पर अटैक करने पर मजबूर करते थे, क्योंकि लास्ट में जो हमने पढ़ा था कि वो हिंदूज़ को कन्वर्ट करते थे क्रिश्चियनिटी की तरफ, फिर उन्होंने सती ट्रेडिशन के अगेंस्ट गए थे, तो हिंदू जो कम्युनिटी थी वो ब्रिटिशर के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दी थी, और उस कम्युनिटी पर अटैक करने के लिए ब्रिटिशर ने हिंदू जो सोल्जर्स थे उनको ही अपनी कम्युनिटी के अगेंस्ट खड़ा कर दिया था। इसके अलावा न सिर्फ उनकी सैलरी कम थी बल्कि इंडियन सोल्जर्स की वो प्रमोशन भी नहीं करवाते थे, और जो यूरोपियन ऑफिसर्स थे उनका इंडियन सोल्जर्स के अगेंस्ट जो एटीट्यूड था वो बहुत एरोगेंट था, वो उन्हें बड़ा नीच समझते थे। इसके अलावा ब्रिटिश आर्मी में 23,000 जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनको निकाल दिया गया था, और निकाला उनको क्यों किया था, जो पर्शियन वॉर थी वो असल में उस वॉर में उनको भेजना चाहते थे। लिहाजा एक रीज़न ये भी बनी कि जो ब्रिटिश आर्मी थी वहाँ पे ब्रिटिश सोल्जर्स की तादाद कम हो गई थी, इसलिए मुसलमान जो थे या हिंदूज़ जो थे तो उन सोल्जर्स को ये एक अपॉर्चुनिटी लगी कि इस तरह से वो ज़्यादा बेटर वे में ये वॉर कर सकते हैं, इंडिपेंडेंस की वॉर।
फिर जो सबसे बड़ा काज था जिसने वो कहते हैं कि आखिरी कील ठोक दी और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ। वार के दौरान जो इंडियन सोल्जर्स को राइफ़ल्स दी जाती थी उनके अंदर जो कार्ट्रिजेस यूज़ होते थे, जो कारतूस वगैरह यूज़ होते थे, उनका ये तरीक़ाकार था कि उन्हें राइफ़ल में डालने से पहले जो है वो मुँह से उनको बाइट करना पड़ता था। तो जहाँ से वो बाइट करते थे वो उस जगह को उन्होंने पोर्क और बीफ के गोश्त से बनाया था, यानी उसमें सूअर और बड़े गोश्त का जो फ़ैट है उससे वो बनाते थे। और ये चीज़ दोनों हिंदू और मुस्लिम्स के लिए, अब मुसलमानों के लिए सूअर का गोश्त हराम है और जो हिंदू मज़हब है वहाँ पे जो बड़ा गोश्त है यानी वो गाय को गॉड का दर्जा देते हैं। तो लिहाजा इन दोनों के लिए ही ये चीज़ मतलब इनके रिलीजन के अगेंस्ट थी कि ये उस कार्ट्रिजेस को मुंह से बाइट करें, क्योंकि वो गोश्त ऑब्वियसली उनके मुंह में जा रहा था। चुनाचा इन कुछ सोल्जर्स ने जो है इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और वो ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे उनके सामने खड़े हो गए थे कि हम जो है इन राइफ़ल्स को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये चीज़ जो है हमारे रिलीजन के अगेंस्ट है। फिर ये जो सोल्जर्स जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इनको सज़ा दी और जो बाकी इंडियन सोल्जर्स थे जो ये सब देख रहे थे उन्होंने गुस्से में आके उन्हीं ब्रिटिश ऑफिसर्स को शूट कर दिया और वहाँ से दिल्ली चले गए। क्योंकि दिल्ली में ब्रिटिश ट्रूप्स नहीं थे लिहाजा दिल्ली के लोगों ने भी इनको ज्वाइन किया और फिर अगली ही रात को इन्होंने पूरी सिटी को सिक्योर किया और वहीं पर जो है बहादुर शाह ज़फ़र का महल भी था, क्योंकि ब्रिटिश ने बहादुर शाह ज़फ़र को महल में कैद किया हुआ था, लिहाजा उनको भी वहाँ से उन्होंने छुड़वाया। अब ये वॉर फैलती चली गई। 10 मई को शुरू होने वाली ये वॉर जो दिल्ली से स्टार्ट, पहले बंगाल से स्टार्ट हुई थी और वहाँ पे जो सोल्जर्स थे जिन्होंने उन राइफ़ल्स को यूज़ करने से इनकार किया था, दरअसल उनको 10 ईयर्स के लिए इम्प्रिजन कर दिया गया था। लेकिन फिर जब ब्रिटिश ऑफिसर पर उन्होंने हमला किया तो फिर वो दिल्ली तक आए, दिल्ली से फिर लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और झांसी तक चले गए। लेकिन करते करते जब वो मेरठ तक आए तो यहाँ पे इस वॉर ने अचानक से टर्न लिया। ये वॉर जो है, जो कि उनको लग रहा था कि इन तमाम एरियाज़ में ब्रिटिश का राज था और उन्होंने इन एरियाज़ को ब्रिटिश रूल से छुड़वाया था, लेकिन फिर मेरठ में आके जो है ये वॉर मुस्लिम्स के हाथ से चली गई, यानी इंडियंस के हाथ से चली गई। और रीज़न क्या थी? एक तो इंडियंस में लॉयल्टी नहीं थी, यूनिटी नहीं थी, और कुछ वो इंडियंस जिनको ब्रिटिशर ने ये लालच दिया था प्रॉपर्टी का और जिनको अच्छे पोस्ट पे बिठाया था, तो वो इंडियंस जो थे वो ब्रिटिश के साथ अब भी लॉयल थे। चुनाचा वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर का रूल सब कॉन्टिनेंट से ख़त्म हो, तो उनकी लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश, फिर उनकी लैक ऑफ यूनिटी, और इसके अलावा जो है वो मिलिटरीली वाइज भी इतने प्रिपेयर नहीं थी, क्योंकि ये जो वॉर है ये अचानक स्टार्ट हुई थी, तो आर्मी भी उतनी प्रिपेयर नहीं थी। इस तरह से ये जो वॉर, जिसको वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस समझ रहे थे, ये फेलियर में तब्दील हो गई। इन काजेज़ को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली काज जो थी, जो ये फ्रीडम फाइटर्स थे, इनकी आपस में ही कोई यूनिटी नहीं थी। दूसरा, इनका कोई एक कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं था, इनको खुद भी नहीं पता था कि बेसिकली ये क्या करना चाह रहे हैं। दूसरा, ये जो रिवॉल्ट था ये किसी एक ख़ास एरिया तक लिमिटेड नहीं था। अगर ये किसी एक ख़ास एरिया तक लिमिटेड होता तो शायद ये इंडियंस जीत जाते, लेकिन ये बंगाल से दिल्ली, फिर लखनऊ और फिर इस तरह करते करते मेरठ तक जा चुके थे, तो इस वजह से भी ये एक काज बना इनके फेलियर का। फिर बात करते हैं लीडरशिप की, तो इन्होंने दिल्ली में जो बहादुर शाह ज़फ़र है उनको महल से आज़ाद करवाया एज अ लीडर के तौर पे कि ये इनको एज अ लीडर गाइड करेंगे, लेकिन उनकी भी लीडरशिप इनके काम ना आई और यहाँ पे लीडरशिप फैक्टर के एब्सेंस की वजह से भी ये वॉर जो है वो इंडियंस के हाथ से चली गई। फिर जो लीडर्स थे, जो मिलिट्री लीडर्स थे, उनके आपस में भी बड़ी जेलिसी थी, क्योंकि जब दिल्ली का कमांड संभाला गया तो बख्त ख़ान ने दिल्ली के कमांड को अपने हाथ में लिया, तो बहुत सारे मिलिट्री लीडर्स उनके अगेंस्ट खड़े हो गए थे, तो इन लीडर्स में आपस में भी कोई यूनिटी नहीं थी। फिर अगर हम बात करें तो ये जो इंडियन सोल्जर्स थे, इनको ना तो ये इतने ट्रेन थे ना तो इतने इक्विप्ड थे, जबकि इनके ऑपोजिशन पे अगर हम ब्रिटिश आर्मी को देखें तो वो प्रॉपरली ट्रेंड आर्मी थी उनकी और बहुत अच्छी इक्विपमेंट्स भी थी। फिर बात करते हैं सिख्स और गुरुकास की डिसलॉयलिटी की तरफ कि ये भी फ्रीडम फाइटर्स के साथ लॉयल नहीं थे। फिर ये जो फ्रीडम फाइटर्स थे, आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि इनके साथ सिविलियन लोग भी मिल गए थे इस वॉर में, वो भी चाहते थे कि ये रूल ख़त्म हो, लेकिन फ्रीडम फाइटर की अपनी जेलिसी, डिसलॉयलिटी और लैक ऑफ यूनिटी की वजह से
जो सिविलियन पॉपुलेशन थी उनकी सिंपथीज़ भी इनके साथ ख़त्म हो गई थी। इस तरह करते करते ब्रिटिश ने लॉर्ड कनिंग आया, ये उस वक्त मिलिट्री लीडर था ब्रिटिश का, और इसने इन फ्रीडम फाइटर्स के अगेंस्ट जो है वो वॉर स्टार्ट कर दी, और इस तरह से ये वॉर इंडियन से वापस ब्रिटिश के हाथ में चली गई। और ये वॉर इस तरह से हम इसको कहते हैं कि जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था वो इंडियंस हार चुके थे। अब हम इसके इफ़ेक्ट्स पे बात करते हैं। तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वैसे तो एक फेलियर ही था, लेकिन सब कॉन्टिनेंट में इसने बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस की थी इस वॉर में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज थी द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड, यानी ये जो वॉर था ये बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट ही होता था। वही कंपनी जो है वो पूरे सब कॉन्टिनेंट पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रही थी। इंडियंस इससे तंग थे, लेकिन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के एंड के बाद ये कंपनी, इसका रूल ख़त्म हो गया, और जबकि ईस्ट ये जो सब कॉन्टिनेंट है ये डायरेक्टली विक्टोरिया, जो उस वक्त जो ब्रिटिश थी उनकी क्राउन थी, उसके अंडर में आ गया। यानी अब जो सब कॉन्टिनेंट था वो पूरा का पूरा ब्रिटिश के अंडर आ चुका था। इफ़ेक्ट्स में हमने सबसे पहला इफ़ेक्ट पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो गया और पूरा सब कॉन्टिनेंट डायरेक्टली क्राउन के अंडर में आ गया। इस वजह से उन्होंने एनेक्सेशन पॉलिसी भी ख़त्म करवा दी, क्योंकि अब उनको किसी जगह पे कब्ज़ा करने की ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा होम क्लीनिंग ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको अपहोल्ड करते थे ब्रिटिशर्स। फिर उन्होंने इंडियन आर्मी को भी रीऑर्गेनाइज्ड किया, क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं दोबारा से आर्मी में उनके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट ना शुरू हो जाए, दोबारा से इंडियन आर्मी उनके अगेंस्ट वॉर ना स्टार्ट कर दे। फिर उन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो उस वक्त किसी भी इंडियन को काउंसिल में कोई मेंबर उनका नहीं था। इन्होंने आते ही 1861 में फिर कुछ इंडियंस को भी काउंसिल में जगह दे दी, क्योंकि ये चाहते थे कि जो इंडियंस हैं उनके साथ भी इनका ताल्लुक़ ठीक रहे और वो दोबारा से वॉर के लिए तैयार ना हो। फिर ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ही पूरा इंडियन सोसाइटी का चेंज हो गया था, क्योंकि इसमें क्या था कि जो मिडिल क्लास थी वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने लगी थी। मिडिल क्लास में भी स्पेशली जो हिंदूज़ थे वो ऊपर आने लगे थे, उनको भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी वो दे रहे थे, और इनको काउंसिल में भी मेंबरशिप उन्होंने दे दी थी। लेकिन जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था इंडियन सोसाइटी का वो पूरा का पूरा उन्होंने चेंज कर दिया था। फिर एक इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट है कि इस वॉर का जो सबसे बड़ा नुकसान था वो मुसलमानों को हुआ था बरी सग़ीर में, क्योंकि इस वॉर में हिंदू और मुस्लिम्स दोनों बराबर के शरीक थे। दोनों ने एक साथ ये वॉर स्टार्ट की थी ब्रिटिश के अगेंस्ट, लेकिन ब्रिटिश को ये लगता था क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में एक लंबा अरसा कई 100 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही थी, तो ये वॉर बेसिकली मुसलमानों ने हमसे बदला लेने के लिए स्टार्ट की थी। इसीलिए उनकी जो रिवेंजफुल पॉलिसीज़ थी वो मुसलमानों के अगेंस्ट हो गई थी। उनको जॉब से, ट्रेड्स की जो अपॉर्चुनिटी से उनको निकाल दिया गया था। इकोनॉमिकली उनको, रिलीजियसली, सोशली वो बहुत हद तक डिप्राइव्ड कर रहे थे, और इस वजह से जो हिंदू थे उन्होंने ब्रिटिश के साथ वापस से अपने ताल्लुकात ठीक कर लिए, और ब्रिटिश जो है वो हिंदुओं को जॉब्स भी अच्छी प्रोवाइड करते थे, जैसे वो ब्रिटिशर्स को प्रोवाइड करते थे उसी तरह की पोस्ट जो हैं वो कोटा उन्होंने हिंदूज़ के लिए भी रखा था। लेकिन 1857 के वॉर का मुसलमानों पे बहुत बुरा असर पड़ा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इस वॉर के बाद जो है वो कौन सी ऐसी पर्सनैलिटीज़ थी जो आई थी और उन्होंने फिर कोशिश की थी कि बरी सग़ीर में जो मुसलमानों का एक पोजीशन रही थी, रूलिंग पोजीशन रही थी, वो उनको वापस मिल जाए। कंक्लूजन में बात करें तो ऑब्वियसली कंक्लूजन हमारे जो पूरा अब तक हमने डिस्कशन की है उसकी समरी है। तो ये जो वार थी वो इंडियंस यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों ने साथ शुरू की थी, फॉरेनर्स को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को का रूल ख़त्म करने के लिए, लेकिन उनके अनऑर्गेनाइज्ड एफ़र्ट की वजह से उन्होंने पूरा बरी सग़ीर जो है वो ब्रिटिश के कंट्रोल में दे दिया था। अब इस वॉर में ये दोनों कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने सारा का सारा वॉर का जो मलबा है वो मुस्लिम्स पे डाल दिया था, क्योंकि वो समझते थे कि मुसलमानों ने हमसे बदला लिया है अपने रूल को ख़त्म करने की वजह से। लिहाजा फिर मुसलमानों के जो सोशल और पॉलिटिकल या रिलीजियस जितने भी हम कह सके वो सारे स्फीयर में मुसलमानों को बुरी तरह से वो डिग्रेड करते थे, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो मुसलमान है वो बरी सग़ीर में जो है एहसास कमतरी का शिकार हो गए थे, क्योंकि जो उन्होंने रॉयल्टी गुजारी थी वो सब उनसे छीन ली गई थी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857।
थैंक यू सो मच।